नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में वीडियो बनाए थे उसमें पार्ट 4 तक मैंने वीडियो बना दिए हैं, जिसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद पूरा पाषाण काल के कितने भाग हैं उन पर हमने बात की। इसके अलावा मैंने फिर मध्य पाषाण काल की बात की और उसके बाद नवपाषाण काल की बात की। तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्राचीन इतिहास के 4 वीडियो बन गए हैं। अब इन 4 वीडियो से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आप जो है अपना आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में आपने कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। तो वही 20 क्वेश्चन हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने की संभावना भी उनकी है, मैंने अपनी तरफ से उनको बनाया है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पहले से ही पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस तरह से जो है अपना आकलन कर लेंगे और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने, दोस्तों ने, बहनों ने अभी तक मेरे चैनल टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, अर्थात इसका मतलब है कि क्या पूछ रहे हैं कि क्या थे। ऑप्शन ए है भूगर्भ वैज्ञानिक, बी है पुरातत्वविद, सी है पूरा वनस्पति शास्त्री और डी है इतिहासकार। आपको बताना है कि इसमें रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आपके कितने 20 में से कितने सही हुए वो ज़रूर आपको बताना है कमेंट करके। ओके, तो इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं यहाँ पर। एक्चुअली इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा गया था यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री में 2015 में। तो ये क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन तो सही था बट आंसर इसके 2 थे, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, अगर हम बात करें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। और इन्होंने 1863 ईस्वी में आपको पता होगा कि एक हैंडेक्स उपकरण की खोज की थी, अर्थात हस्त कुठार की खोज की थी। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, पल्लवरम, आपको शायद याद होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके करेक्ट हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, अर्थात खुदाई के प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, ये इस प्रश्न का मतलब है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रश्न को समझना, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे उतना ही चांस रहते हैं कि आप अपना आंसर एकदम सटीक दे पाएँ। तो प्रश्न पर बहुत ही उसको दिमाग से पढ़ना है, समझना है। ऑप्शन नंबर ए है निचले पूर्व पाषाण काल में, बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी है ऊपरी पाषाण काल में और डी है मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कब शुरू हुआ था, मध्य पाषाण काल में। ओके, पशुपालन तब शुरू हो गया। तो मैंने ये भी बताया था पढ़ाते समय कि पहला पालतू पशु कुत्ता था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है, अर्थात मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है लंगनाज, बी है वीर भानपुर और सी है आदमगढ़ और डी है चौपानी मांडो। ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, जिन लोगों ने वीडियो सही से देखा होगा, समझा होगा, उनको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आदमगढ़, है ना। आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण जो हैं वो मिले हैं। इन विकल्पों में सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण अर्थात हड्डी के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं, या काकोरिया से प्राप्त हुए हैं, या महदह से प्राप्त हुए हैं, या डी आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी जो है यूपीपीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, बस इसमें अंतर ये था कि उसने विकल्प डी में जो है वो सराय नाहर राय को भी दे दिया था। तो
इस तरह से वो क्वेश्चन जो है वो गलत साबित हुआ था, क्योंकि अगर हम सराय नहर राय को भी इस विकल्प में रख देते तो ऐसे में महदहा और जो आपका सराय नहर राय है दोनों जगह पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बट मैंने इसमें इसीलिए वो विकल्प जो है हटा दिया है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, महदहा। महदहा से क्या हुआ था कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। ओके, और ये महदहा कहाँ पड़ता है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैंने इसको बताया है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इस बताना है इसका आंसर कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं, बी है महदहा से प्राप्त हुए हैं, सी है ए और बी दोनों, और डी है लखैया से। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों जगहों से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं, इसको मैंने पढ़ाया भी है। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से निकले हुए हैं ये आपको बताना है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल या 3 शवाधान भी बोल देते हैं। ए नंबर है सराय नहर राय से, बी है दमदमा से, डी है महदहा से, सी है महदहा से, और डी है लंगनाथ से। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है दमदमा, ये सही होगा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। और ये दमदमा कहाँ पर है, मैंने बताया था सराय नहर राय, महदहा, दमदमा, ये तीनों जो हैं वो प्रतापगढ़ में हैं, प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, अर्थात खाद्यान्नों की कृषि, इसका सीधा सा मतलब है कि अनाज जो है वो उसकी कृषि कब प्रारंभ हुई। जो खाने वाले अनाज हैं उन, और खाने वाले जो अन्न हैं उनकी कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, बी है मध्य पाषाण काल में, सी है पुरापाषाण काल में, और डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है नीलगिरी के पहाड़ियों में, बी है शिवालिक की पहाड़ियों में, डी है नल्लामलाई पहाड़ियों में, सी है नल्लामलाई पहाड़ियों में, डी है नर्मदा घाटी में। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा मैं श्योर बता रहा हूँ, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट होते हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, उनको एकदम पता होगा कि मैंने इन नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ियों की तो बात मैंने की नहीं थी। हाँ, लेकिन मैंने नर्मदा घाटी की बात जरूर की थी। तो सीधा अगर नहीं भी पता रहेगा तब भी आप इसको विकल्प डी इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया था कि जो होमोसेपियंस है, जो आधुनिक मानव है, उसकी खोज किस काल में हुई थी या उसका उदय कब माना जाता है। तो आपको पता होगा कि मैंने पूरा पाषाण काल के जो 3 भाग बताए थे, एक निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था कि काल के 566 स्थल पाए गए हैं, जिसमें से होमोसेपियंस का उदय भी किसी स्थल से माना गया है। तो होमोसेपियंस का उदय जो है वो उच्च पूरा पाषाण काल में माना जाता है। अगर उच्च पूरा पाषाण काल ऑप्शन में ना दिया हो, सिर्फ पूरा पाषाण काल दिया हो, तब भी विकल्प पूरा पाषाण काल सही होगा। अब ये कहाँ पर इसका उदय हुआ मानव का, तो नर्मदा घाटी में। इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो मैंने ये भी बताया था, इसको मैंने बाकायदा लिखा भी था बोर्ड में, और मैंने ये भी बताया था कि पहला बोया जाने वाला जो खाद्यान्न था, अनाज था, वो था जौ, और पहले खाया जाने वाला था गेहूं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो। तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से उस समय जो मानव समाज था, 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया था। वो कौन कौन से थे? जौ था, गेहूँ था, चावल था, मक्का था, बाजरा था, राई था, जई था और सोरघम था। ये 8 जो हैं वो अनाज हुआ करते थे, और ये उस समय जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में बाद में मानव ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय के मानवों ने उसको उगाया। वैश्विक दृष्टि से, अगर ग्लोबल दृष्टि से देखा जाए, मतलब वैश्विक स्तर पर देखा जाए, तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं जो भूमध्य सागर का और ईरान, जो कि भूमध्य सागर के पास में टच करता है ईरान, तो ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। हाँ, हालांकि बाद में क्या हुआ कि इसी समय लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जा रहा है। मतलब ये जौ और गेहूँ आगे पीछे जरूर उगाए गए हैं, बट एक ही समय में,
है ना। जैसे कि अगर हम इसको अगर समझना चाहें तो एक वर्ष में कई महीने होते हैं, तो हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, पहले जौ बो दिया गया, उसके अगले महीने गेहूँ बो दिया गया, तो समय वही है 8000 ईसा पूर्व। ओके। और मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो गेहूँ है, गेहूँ जो भारतीय प्रजाति है जो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था, मैंने बताया था इसको, क्या बताया था आपको बताना है, टिकम कम्पैक्टम। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कोल्डी हवा से या लहुरा देव से या मेहरगढ़ से या टुकवा से, ये आपको बताना है कि ये जगह कौन सी हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि प्राचीनतम खोजों के आधार पर, है ना, प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पर, नवीनतम खोजों के आधार पर, नवीनतम खोजों के आधार पर और पुरानी खोज के आधार पर। तो अगर देखा जाए तो नवीनतम खोज के आधार पर जो है वो संत कबीर नगर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ एक जगह पड़ती है लहुरा देव, वहाँ जो है वो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। हालांकि अगर बात करें उसके पहले तो उसके पहले अगर बात करें तो एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे, बल्कि नवीनतम खोजों के अनुसार देखा जाए तो लहुरा देव इसका विकल्प बी नंबर सही होगा। तो याद रखिए लहुरा देव कहाँ पर पड़ता है, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा, बागौर से या बोरी से या लखनिया से। तो बागौर और बोरी में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिए मैंने बागौर को पढ़ाया हुआ था। और याद करिए जब मैंने मध्य पाषाण काल का वीडियो बनाया था उस दौरान मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था बागौर के बारे में, बागौर में क्या क्या, ये राजस्थान में पड़ता है। और ये भी मैंने बताया था कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणी का आवास स्थल था ये। इसका खनन किसने किया था, BN मिश्र ने किया था। और इसी बागौर से ही मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, है ना। और पहला पालतू पशु कुत्ता यहीं से मिला था बागौर से। तो याद रखिए पशुपालन का जो प्रमाण है वो मध्य पाषाण काल की बात करें तो बागौर से, ऑप्शन नंबर बी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। अगर चित्रित शैलों की अगर बात करें तो सबसे पुराना जो है वो भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे चित्र मिले हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं में, है ना। और ये बहुत ही माना जाए तो सबसे पुराना स्थल है जहाँ पर इस तरीके के जो चित्र हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, भोपाल होगा, पंचमढ़ी होगा, सिंगरौली होगा, अब्दुल्लागंज रायसेन होगा। वैसे भोपाल वो भी मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली ये मध्य प्रदेश और ये जो आपका झारखंड और ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वहाँ पर है। अब्दुल्लागंज रायसेन की बात करें तो रायसेन जिला भी वो मध्य प्रदेश में है। तो कन्फ्यूज़ होने की एक ही इसमें ऑप्शन है कि अब्दुल्लागंज से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो अब्दुल्लागंज आप नहीं अगर आप समझ पा रहे हैं तो रायसेन भी तो उसके साथ में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि अगर PDF पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, कोई उसमें जोर दबाव नहीं है। बट आप अगर 10-15 लोग भी कमेंट कर देंगे तो मैं इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। ओके। अगला क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात गर्त आवास का मतलब क्या है, गड्ढों में घर बना के मानव रहता था। कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन ए बुर्ज होम से, कुल्डी हवा से, सी है ब्रह्मगिरी से, डी है संगन कल्लू से। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम से। और इसका मैंने शाब्दिक अर्थ भी बताया था कि बुर्ज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। हाँ, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। बुर्ज होम से और भी कई चीज़ें थी वो भी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए है बुर्ज होम, बी है कोल्डी हवा, डी है चौपानी मांडो, सी है चौपानी मांडो, डी है मांडो। बी बहुत जल्दी मेरे मुंह में आ जा रहा है, सॉरी इसके लिए। सी है चौपानी मांडो, डी है मांडो से। तो आपको बताना है, तो मैंने पहले ही बताया था कि बुर्ज होम से कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम से मिला हुआ। और ये बुर्ज होम है कहाँ पर, कश्मीर में, है ना। कश्मीर में मैंने 2 जगह बताई थी कश्मीर के, एक बुर्ज होम और दूसरा गुफा कराल बताया था मैंने। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ माना जाता है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जो उदय है वो पूरा पाषाण काल में, और पूरा पाषाण काल में भी अगर बात करें उसको अगर डिवाइड करें 3 पार्टों में तो आपने पढ़ा होगा निम्न, मध्य और उच्च। तो उच्च वाला जो है, उच्च वाले में मैंने बताया था कि उच्च पूरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति किस काल से संबंधित है? चॉपर के माने मैंने बताया अभी तक चॉपर किस तरह का होता है, जैसे साउथ इंडियन मूवियों में देखिए जो विलन लिए रहता है चॉपर काटने के लिए, तो नारियल वगैरह काटने के लिए, तो उस तरह के जो पत्थर के औजार हैं वो दक्षिण भारत से मिले हुए हैं। तो ये संस्कृति किस काल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल अगर विकल्प होता और ये सारे ना होते निम्न और मध्य, तो पूरा पाषाण काल ऑप्शन सही होता। बट पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट मैंने बताए थे। तो पूरा पाषाण काल का जो पहला पार्ट था निम्न पूरा पाषाण काल, उसी निम्न पूरा पाषाण काल में ही चॉपर चॉपिंग संस्कृति व हैंडक संस्कृति, जिसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें मिली थी। तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाण काल में जो है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के औजार मिले थे। अगला है माइक्रोलिथ प्रकार के उपकरण किस काल की विशेषता है? तो माइक्रोलिथ का मतलब होता है सूक्ष्म पाषाण, अर्थात जो बहुत ही नुकीले और छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल जब मानव ने शुरू किया था तो किस काल में शुरू किया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने भी बताया था कि पहले शुरू में जो प्रकृति ने पत्थर दिए उनका इस्तेमाल मानव क्या करता था कि जानवरों को शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल करता था, अपनी रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करता था। हालांकि जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ तो फिर उसने क्या किया कि पत्थरों को घिस करके उनको छोटा बनाया, है ना। तो इस तरीके से सूक्ष्म पत्थरों का इस्तेमाल, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो किस काल का मानव? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक काल। तो ताम्र पाषाणिक होगा नहीं, नव पाषाण काल तो काफ़ी आगे की बात है। पूरा पाषाण काल की बात अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था वो, जो उसको प्रकृति में मिलते थे वातावरण में उसके। मध्य पाषाण काल इसका सही होगा। मध्य पाषाण काल में ही उसने सूक्ष्म पाषाणों को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रित मृदुभांड किस काल की मुख्य विशेषता है? अर्थात जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनमें चित्र का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या पूरा पाषाण काल में, या निम्न पूरा पाषाण युग में? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा नवपाषाण काल में। इस तरीके के जो मृदुभांड थे, पहले तो सिंपल ऐसे ही साधारण मृदुभांड बनते थे, लेकिन नवपाषाण काल में उन पर चित्रकारी भी शुरू हो गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुम्हार के चाक की जानकारी किस समय के मानव को थी? मैंने इसको अच्छे से बताया था कि पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे बट कुम्हार के चाक में नहीं बनाए जाते थे, इसी तरह हाथों से बनाए जाते थे। लेकिन कुम्हार के चाक की खोज उस समय की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी। तो ये किस काल में होती है? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर सी है ताम्र पाषाणिक काल युग, और डी है नव पाषाण काल। था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नव पाषाण काल में कुम्हार के चाक की जानकारी मानव को हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, किस काल को 2 युगों के बीच संक्रमण काल माना जाता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल को, सी है मध्य पूरा पाषाण युग को, और डी है नव पाषाण युग को। तो अब 2 युगों के बीच जो होगा वो मध्य में होगा। बीच का मतलब क्या होता है? मध्य। तो सीधा इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल का माना जाता है। और क्यों माना जाता है मैंने वीडियो में पूरा डिटेल से बताया हुआ था। तो इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन जो है उन पर हमने बात कर ली है। अगर कोई यहाँ पर मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और अपना आकलन भी कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आप अपना नंबर भी टोटल बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।